हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। लास्ट टाइम अपन ने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर वो फॉर्मूला देख लिया था। मतलब कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी द्रव्य माध्यम में गति करता है, ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल की लंबाई के साथ में, दूरी के साथ में क्या ऊर्जा हानि होती है, वो बेसिकली बोर फॉर्मूले के द्वारा बताई जाती है। ठीक है, और अपने पास वो जो रिलेशन था, ये वाला आया था अपने पास रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू थी अपने पास लॉग वाली, इसको लॉग ऑफ बी मैक्सिमम अपॉन बी मिनिमम के रूप में आई थी। ठीक है, जहाँ पे बी क्या था अपने पास, इम्पैक्ट पैरामीटर था, मतलब मैक्सिमम कितना इम्पैक्ट पैरामीटर था और मिनिमम कितना था। जो मैक्सिमम की अपने पास वैल्यू आई थी वो अपने पास आई थी बी अपॉन वी, और जो अपने पास एफ वी अपॉन एफ। ठीक है, और जो बी मिनिमम था उसकी अपने पास वैल्यू आई थी एच अपॉन 2m v, ये अपने पास वैल्यू आई थी। अब इसमें बाद में क्या हुआ था कि अगर मान लो जैसे चार्ज पार्टिकल है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, रिलेटिविस्टिक मोशन काउंट होने लग जाती है, आपेक्षिकीय गति आ जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो बेथे ब्लोच साइंटिस्ट थे, ठीक है, इसको अपन हिंदी में ब्लॉक करते हैं, और वैसे इसमें बेथे ब्लोच फॉर्मूला। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसमें कुछ करेक्शन किया, तो वो जो उन्हीं करेक्शंस को अपन रिलेटिविस्टिक करेक्शंस कहते हैं, आपेक्षिकीय संशोधन कहते हैं। अब वो करेक्शंस किस प्रकार से थे उसकी अगर अपन यहाँ बात करें तो देखो, अपने को पता है कि जब भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव करेगा, ठीक है, तो उसका जो फैक्टर है अपने पास वो v अपॉन, मतलब जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस फैक्टर में चेंज हो जाती है, अपन ये कह सकते हैं। या फिर इसी को अपन कहते हैं 1 माइनस बीटा स्क्वायर, वेयर जो बीटा अपने पास आता है वो अपने पास क्या होता है, v अपॉन सी होता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन बी मिनिमम और बी मैक्सिमम का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इस केस के लिए, ठीक है, जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर ए लगा दो। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं यहाँ लिखूँ बी मैक्सिमम का अपने पास जो वैल्यू होता है कितना होता है, v अपॉन एफ होता है अपने पास वैल्यू। तो ये जो करेक्शन करने के बाद जो चेंज होगा, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, v की जगह सिंपली ये वाली टर्म अपन पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, v अपॉन एफ रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। एंड b मिनिमम की अगर अपन बात करें तो b मिनिमम कितना होता है अपने पास, h अपॉन 2mv होता है। तो ये काय में चेंज हो जाएगा, h अपॉन 2mv, और ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन ए में पुट कर दो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए, अगर इक्वेशन ए से अगर अपन यहां देखें तो माइनस डी ई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है अपने पास आएगा जेड स्क्वायर ई फोर एन जेड वन डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर। ठीक है, लॉग ऑफ बी मैक्सिमम अपने पास है v अपॉन एफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू बी मिनिमम अपने पास जाएगा h 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे 2mv। ठीक है, ये अपने पास आएगा वैल्यू। अब इसको फर्दर अगर अपन सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, माइनस डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू जेड स्क्वायर ई फोर एन जेड वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर लॉग ऑफ 2mv स्क्वायर अपॉन एच एफ, यहाँ से ये 1 माइनस बीटा स्क्वायर का रूट हट जाएगा। ठीक है, ये जो करेक्शन था ये था अपने पास बेथे का करेक्शन था ये। ठीक है, इसको फर्दर अगर अपन और लिखें तो मैं यहाँ जैसे नोट कर लो आप लोग, इसको ऊपर लिखता हूँ मैं, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो यहाँ लिखे अपन
तो यहाँ अगर इसको प्रॉपर लिखें अपन माइनस डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ई फोर एन जेड वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर log ऑफ 2m वी स्क्वायर अपॉन एच एफ log, जैसे इसमें क्या कर रहे हैं अपन log a अपॉन बी मान रहे हैं, तो log a अपॉन बी होता है अपने पास log a माइनस log b माइनस log ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये जो करेक्शन था, इस करेक्शन को अपन कहते हैं बेथे करेक्शन। ठीक है, फिर इसमें क्या था, ब्लोच ने थोड़ा सा करेक्शन किया, तो ब्लोच इसी में फिर जो कंप्लीट अपने पास बना बेथे ब्लोच करेक्शन। अगर इसकी अपन बात करें तो माइनस डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ई फोर एन जेड वन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर log ऑफ 2m वी स्क्वायर एच एफ माइनस log ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये करेक्शन था अपने पास बेथे ब्लोच के द्वारा। ये फाइनल फॉर्मूला आता है इसमें कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी द्रव्य माध्यम में एंटर करता है तो लंबाई के साथ में, प्रति एकांक लंबाई के साथ में उसकी जो ऊर्जा होती है उसमें किस प्रकार से लॉस होता है। ठीक है, ये अपने पास आता है, तो इसको नोट कर लो फटाफट। हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है आवेशित कणों की परास। मतलब ये हो गया कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कहां तक जा सकते हैं। जैसे ही चार्ज पार्टिकल द्रव्य माध्यम में एंटर हुआ, ठीक है, उसका डिक्रीमेंट, उसकी ऊर्जा में हानि चालू हो जाती है। ठीक है, अब जब ऊर्जा में उसकी हानि हो रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अपन इनिशियल मैक्सिमम मान के चलेंगे और फाइनल अपन जीरो करके चलेंगे। ठीक है, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल ने द्रव्य माध्यम में कितनी दूरी तय कर ली, वो उसकी बेसिकली परास कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास हेडिंग आएगी आवेशित कणों की परास। रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो डेफिनेशन अपने पास क्या हो जाएगी कि जब चार्ज पार्टिकल जैसे ही द्रव्य माध्यम में एंटर करता है, प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसके लंबाई के साथ में, गहराई के साथ में उसकी ऊर्जा में हानि चालू हो जाती है। ठीक है, तो वह टाइम, वह लेंथ जहां पर उसकी हानि संपूर्ण क्या हो जाएगी, प्लस उसकी कंप्लीट ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी अपने पास, कितनी उसने दूरी तय की जीरो होने से पहले या रेस्ट में आने से पहले, विराम अवस्था में आने से पहले, वो उसकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो अगर अपन मान लेते हैं कि जैसे सपोज उसने dx दूरी तय की, ठीक है, तो अगर वो dx दूरी तय करता है तो अपने पास जो रेंज होगी, परास होगी r, वो dx ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि पहले इनिशियल ऊर्जा कितनी थी उसकी, ई नॉट, और फाइनल ऊर्जा जब वो रेस्ट में आ गया तो ऊर्जा कितनी हो गई अपने पास, जीरो हो गई। ठीक है, अब मान लो जस्ट अपनी कहते हैं कि जब उसने dx दूरी तय की तो उसकी जो ऊर्जा हानि है वो de हुई। ठीक है, तो इसी को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको देखो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ई नॉट से जीरो dx अपॉन de माइनस डी। मैंने इसको माइनस डी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया एक तरह से। ठीक है, ये अपने पास आया। अब एक काम करो, इस माइनस को तो इस लिमिट के अंदर मर्ज कर दो। ठीक है, जैसे जब इस लिमिट में मर्ज करूंगा तो अपने पास जो लिमिट है वो आ जाएगी ई नॉट से जीरो से ई नॉट माइनस डी एक्स अपॉन डी ई इंटू डी ई, ये अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसी को अगर अपन और अच्छे से तरीके से लिखें तो जीरो से ई नॉट माइनस डी ई अपॉन डी एक्स इनवर्स डी ई, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर अपन सोल्व करते हैं। इसको नंबर लगा दो आप 1। यहां पे बेसिकली अपन नॉन रिलेटिविस्टिक केस ले रहे हैं, अनापेक्षिकीय केस ले रहे हैं। ठीक है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए अपने पास वो फॉर्मूला अपन जानते हैं। ठीक है,
तो 4 नॉन रिलेटिविस्टिक केस, अनापेक्षिकीय, ठीक है। उसके लिए अगर अपन वो फॉर्मूला लिखें, ठीक है, तो वो फॉर्मूला कितना था अपने पास, माइनस डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू जेड स्क्वायर ई फोर एन अपॉन, या उसको कैपिटल एन जेड वन की टर्म में लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर लॉग ऑफ 2 एम वी स्क्वायर अपॉन एच एफ। ये अपने पास था नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला, ठीक है। लेट मी चेक, हाँ ठीक है, ये अपने पास था नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला। अब बेसिकली यहाँ पे अपने को इस डी ई अपॉन डी एक्स जो दिया हुआ है उसका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी देखनी है कि वो वेलोसिटी के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड रहता है, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन यहाँ बात करें तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो माइनस का डी ई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, वो जेड स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये जो टर्म है वी स्क्वायर की लॉग के अंदर है, इसका वैल्यू काफी कम होता है तो इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, अप्रॉक्स ये अपने पास आता है, ठीक है। तो यहां से अगर अपन आवेशित कण की गतिज ऊर्जा की बात करें, ठीक है, तो ऊर्जा अपने पास कितनी हो जाएगी, अतः आवेशित कण की गतिज ऊर्जा वो अपने पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2e अपॉन एम, ठीक है। ये वी स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट कर दो एज इट इज, तो अपन क्या देखेंगे कि जो माइनस का डी ई अपॉन डी एक्स है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2e इंटू एम, इसके प्रोपोर्शनल आता है अपने पास ये, ठीक है। अब यहां से अगर अपन रेंज की वैल्यू निकालें, जो रेंज होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से ई नोट, इसका इनवर्स साइन मतलब एम जेड स्क्वायर अपॉन 2e की पावर -1 इंटू डी ई, ठीक है। फर्दर इसको सोल्व करें तो दिस इंप्लाइज आर प्रोपोर्शनल टू 0 से ई नोट, उल्टा कर दो इसको तो 2e अपॉन एम जेड स्क्वायर डी ई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करें अपन, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू 2 अपॉन एम जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 2 अपॉन एम जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 0 से ई नॉट ई डी ई, ई का इंटीग्रेशन ई स्क्वायर बाई 2, और अपन जब लिमिट पुट करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से आर 2 अपॉन एम जेड स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आर प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन एम जेड स्क्वायर। मतलब एक तो उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, और उसके एक एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरह से अपने पास क्या होता है, ये जो रेंज है ये प्रोपोर्शनलिटी मतलब रेंज का रिलेशन आता है। अपन चाहे तो इस पूरे को, इस लॉग वगैरह के टर्म को भी काउंट करके फिर अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, बड़ा एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मोर अप्रोक्सीमेट अगर अपने को आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस लॉग की टर्म को भी काउंट करके फिर इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, तो इट विल बी ए मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उतना उसको नीड नहीं है अपने पास, अपने यहाँ पे एक तरह से अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालना होता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसमें, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, ठीक है। हेडिंग है अपने पास पदार्थ के साथ गामा किरणों की अन्योन्य क्रिया, ठीक है।
म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विथ मैटर, ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज विथ मैटर। अब किस तरह से क्या अन्योन्य क्रिया होती है इसको अपन समझना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे गामा रेज, ठीक है। तो मैं से कह सकता हूं कि जो गामा रेज होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ईएम वेव्स, ठीक है। अब ईएम वेव्स है तो ये फोटॉन्स के रूप में होती है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, गामा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये फोटॉन्स के रूप में होती है। फोटोन क्या एक पार्टिकल है, ठीक है, अपने कह सकते हैं। अब फोटोन एक तरह से ये पार्टिकल हो गया एक तरह से। अब इसकी स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो सी के बराबर होता है लाइट स्पीड या लाइट वेलोसिटी कह दो, ठीक है। मास की बात करें, इसका जो रेस्ट मास होता है अपने पास, विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान अपने पास क्या होता है इसका, 0, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से निकालें तो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये अपने पास रिलेशन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि फॉर v इक्वल्स टू सी, अगर v इक्वल्स टू सी के लिए ये रिलेशन देखें तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा अपने पास, m इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या m नॉट अपॉन 0। तो यहाँ पे इस m का वैल्यू क्या आता है, इन्फाइनाइट आता है। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि पार्टिकल का मास इन्फाइनाइट हो जाए। तो खुद सोचा, जैसे अपने पास लाइट आ रही है, ठीक है, अब फोटोन है लाइट की स्पीड से, कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो अगर उसका इन्फाइनाइट मास है तो अपने ऊपर जब टक्कर होगी तो किस प्रकार की टक्कर होगी अपन ये कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, जैसे अपने पास आया m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 0 आया, इस 0 को आप इसमें मर्ज कर दो, ठीक है। इसमें जब अपन मर्ज करेंगे तो एम नॉट का वैल्यू अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव करता है तो उसका जो विराम द्रव्यमान होता है, रेस्ट मास होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, अपन ही कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका रेस्ट मास अपन क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है चार्ज, आवेश, ठीक है। तो अगर अपन आवेश की बात करें तो फोटोन होता है वो एक चार्जलेस पार्टिकल होता है, उसका कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। उसका आवेश Q जो होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। अगर मान लो उसमें आवेश होता है ना तो अपने पास आज जब सूरज से लाइट आ रही है उसमें अपने को करंट लगता, ठीक है, शॉक लगता है, इसमें अपन ये कह सकते थे। अब आवेश 0 है तो अपन यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड या डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा विक्षेपित हो सकता है, ठीक है। कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कह दो चाहे चुंबकीय क्षेत्र कह दो, दोनों के द्वारा ही इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब इसमें बेसिकली ऐसा जब गामा रे निकलती कब है उसको अगर अपन देखें, ठीक है, मतलब किस कोई पदार्थ है, कोई एटम है, कोई न्यूक्लियाई है, वो कब गामा रे को इमिट करेगा उसकी अगर अपन यहाँ बात करें तो जैसे जब मान लो ये कोई भी एक एटम हो गया, ठीक है, इससे अल्फा एंड बीटा ये पार्टिकल्स इमिट हो गए, अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिट हो गए, ठीक है। अब इमिट हो गए तो जो ये अपना एटम होता है ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजन अवस्था में आ जाएगा ये, ठीक है। जब ये उत्तेजन अवस्था में आएगा, ठीक है, तो जैसे मान लो अपने पास इस तरह से है, ये GS ग्राउंड स्टेट और ये अपने पास है एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये आपकी मूल अवस्था हो गई और एक हो गई उत्तेजन अवस्था, ठीक है। आपका जो एटम है वो यहाँ पर है, अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो अब बेसिकली क्या होगा, ये खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। और जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये एक रे निकालता है, ठीक है। जब ये रे निकालता है मतलब किरणें निकालता है, विकिरण निकालता है, तो ये जो किरणें होती है ना ये बेसिकली गामा रे ही होती है, ठीक है, फोटॉन्स ही होते हैं आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से गामा रेज बाहर निकलती है। अब गामा रेज बेसिकली जब गामा रे को किसी पदार्थ के ऊपर डाला जाता है, ठीक है, अब गामा रे को अपन जब कोई पदार्थ के ऊपर डालेंगे तो उसमें क्या क्या होता है, या तो वो पदार्थ के द्वारा कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरा अवशोषित हो जाएगा, ठीक है, या वो पार्शियली एब्जॉर्ब्ड होगा।
अब पार्शियली एब्जॉर्ब्ड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका कुछ पार्ट वापस बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो उसको अपन प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। तो इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं जो अपन लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से इसके टाइप है वगैरह वगैरह, ये अपन इसके लास्ट में देखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो एज इट इज। हो गया होगा, ठीक है। हाँ, अब अपन बात करेंगे गामा किरणों के अवशोषण के नियम की बात करेंगे, ठीक है। तो गामा किरणों के अवशोषण का नियम, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, गामा किरण जैसे किसी पदार्थ में एंटर करेगी, ठीक है, उसका अवशोषण चालू हो जाएगा। अब कैसे क्या अवशोषण होता है उसको अपने को देखना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक मान लो पदार्थ है, कोई एक्स मोटाई का पदार्थ है, वो अपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो मान लो अपने पास ये एक अक्स मोटाई का पदार्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सपोज कोई इंटेंसिटी आई, गामा रेज आई अपने पास यहाँ पर, तो अपन ये मान लें कि इसकी जो इंटेंसिटी है अपने पास आई नॉट इंटेंसिटी की गामा रेज आई, ठीक है। जैसे ही वो एंटर करेगी उसका डिक्रीमेंट चालू हो जाएगा। अब उसका किस प्रकार से डिक्रीमेंट होता है उसको अपन देखना है, ठीक है। तो सपोज कुछ दूरी पर आकर कुछ दूरी तक आ गई और अपन ये मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक अपन मोटाई ले लेते हैं इसकी, इस तरह से। तो ये अपन मान लेते हैं dx, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी अपने पास आ रही है वो अपन मान लेते हैं कितनी, I इंटेंसिटी आ रही है। अपन ये मान के चलते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक गया तो उसमें di जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो अवशोषित हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसकी जो लेंथ अपन ने क्या मानी, dx है। तो इसका जो अवशोषण का नियम है वो अपने पास क्या कहता है, अवशोषण का नियम कि जो अवशोषित तीव्रता होगी एक तो किसके समानुपाती होगी, जो लंबाई है, इसकी थिकनेस है, मोटाई है पदार्थ की, उसके समानुपाती होगी। एक जब उसमें एंटर कर रही है तब उसकी इंटेंसिटी कितनी थी उसके समानुपाती होगी। तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो di होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक तो I के, ठीक है, और एक क्या होगा प्रोपोर्शनल टू d अक्स के होगा। जब इनको अपन दोनों कंबाइंड करते हैं तो जो di होता है प्रोपोर्शनल टू माइनस का I dx। यहाँ पे माइनस का साइन मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कंटिन्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, अवशोषित हो रही है, ठीक है। जब यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं अपन तो di का वैल्यू आती है, वैल्यू होता है माइनस का म्यू आई dx। यहाँ पे जो म्यू होता है ना, म्यू को अपन बोलते हैं लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, रेखीय अवशोषण गुणांक। जहां म्यू है रेखीय अवशोषण गुणांक, ये अपने पास है, ठीक है। अब यहां से अपन इसका रिलेशन निकालेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो कंप्लीट रिलेशन निकालें तो जैसे अपने पास डी आई इक्वल टू आ गया माइनस का म्यू आई डी एक्स, तो डी आई अपॉन आई माइनस का म्यू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो समाकलन करने पर, ठीक है। इसका अपन इंटीग्रेशन करें तो डी आई अपॉन आई माइनस का म्यू कांस्टेंट है डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, log ऑफ आई माइनस का म्यू एक्स प्लस सी, ये अपने पास रिलेशन आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तरह से ये जो है ये अक्स बराबर 0 वाली लाइन हो गई और ये जो आ गई अपने पास ये अक्स इक्वल टू अक्स वाली लाइन हो गई,
ठीक है। जब x बराबर 0 है तब अपने पास इंटेंसिटी कितनी है आई नोट, तो अपन क्या कह सकते हैं एट x इक्वस टू 0 आई इक्वस टू अपने पास कितना है आई नोट, ठीक है। तो यहाँ से जो log ऑफ आई नोट इक्वस टू माइनस म्यू इंटू 0 प्लस सी, ठीक है। तो जो अपने पास c का वैल्यू आएगा log ऑफ आई नोट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे नंबर 1 लगा दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो अपने पास log ऑफ i इज इक्वस टू माइनस म्यू एक्स प्लस log ऑफ आई नोट, ये अपने पास आया, ठीक है। log ऑफ आई नोट को इस साइड ले आओ, तो log ऑफ i माइनस log ऑफ आई नोट माइनस का म्यू एक्स, log a माइनस log b, ये अपने पास होता है log a अपॉन b, तो log ऑफ i अपॉन आई नोट इज इक्वस टू माइनस का म्यू एक्स, ठीक है। ये अपने पास आया, यहां तक वो फटाफट नोट करो फीस। हो गया होगा, देखो इसकी जरूरत नहीं है, अपने को हटा देते हैं इसको। हाँ देखो अब इसमें तो log ऑफ आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू आया माइनस का म्यू एक्स, तो यहाँ से आई का वैल्यू कितना जाएगा आई अपॉन आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स या आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर म्यू एक्स। अपन क्या देखते हैं कि जब कोई गामा किरण है, ठीक है, वो पदार्थ में एंटर करती है, एंटर करते ही उसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट चालू हो जाता है, चर घातांकीय रूप से उसमें कमी आने लग जाती है उसकी तीव्रता में, ठीक है। अगर अपन इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, जैसे यहाँ देखें अपन, जैसे मान लो ये अक्स हो गया, ये अपने पास इंटेंसिटी आई हो गई। जब अपने पास x बराबर 0 था, मतलब इस लाइन पे x बराबर 0 था, तो अपने पास इंटेंसिटी मैक्सिमम थी और उसके बाद में इंटेंसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। इस तरह से अपने पास ये आ जाएगा, मतलब जो आई हो रहा है प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस म्यू एक्स, और यहाँ पे इंटेंसिटी अपने पास कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और अपन एक और ग्राफ बनता है यहाँ पे log ऑफ आई, सपोज आपको कोई पूछे, कोई ग्राफ दे दे, ठीक है, इंटेंसिटी का इनका, और आपसे पूछे कि अवशोषण गुणांक का मान कितना है, उसका अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसका वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे अपने पास यहाँ वाला ये वाला ले लो एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वाला अगर अपना एक्सप्रेशन लें तो log ऑफ आई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स प्लस log ऑफ आई नोट, ये अपने पास था c के इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर मैं log आई और इस अक्स के बीच में ग्राफ खींचता हूं, ठीक है, तो अपने पास ग्राफ किस प्रकार से आएगा, ये एक तरह से ग्राफ है अपने पास y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है ये, ठीक है। तो यहां अपन ले लेंगे log ऑफ आई और यहां अपन ले लेंगे अक्स, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब x बराबर 0 होगा तो ये जो इंटरसेप्ट हो जाएगा ये अपने पास c हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा अपने पास कितना आ जाएगा, log ऑफ आई नोट इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपन इसके स्लोप की बात करें, ढाल की बात करें, ठीक है, स्लोप m, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, वो इस म्यू के बराबर होगा, ठीक है। म्यू कह दो चाहे माइनस का म्यू कह दो, यहाँ पर आप माइनस म्यू भी कह सकते हो, ये अपने पास आ गया बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ एक डेफिनेशन है पर्टिकुलर, ठीक है, तो इनको नोट करो, फिर अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं। हाँ देखिए, अब इसमें आता है पहले रेखीय अवशोषण गुणांक, ठीक है।
अपने पास आया आई इक्वस टू आई नॉट ई की पावर म्यू एक्स, ये अपने पास वैल्यू आई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वस टू 1 म्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो कितना क्या वैल्यू आ जाएगा, इफ एक्स इक्वस टू 1 म्यू, तो आई इक्वस टू आई नॉट ई की पावर माइनस 1 म्यू, तो ये आता है आई नॉट अपॉन ई। जो अपने पास 1 होता है ना, उसका वैल्यू होता है 0.37, या आप कह सकते हो 37%। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि जो अपने पास आई नोट का वैल्यू आ रहा है 0.37 ऑफ आई नोट, या फिर और 37% ऑफ आई नोट, ये अपने पास वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो म्यू है, म्यू क्या है, उस मोटाई का इन्वर्स है, जब मतलब पदार्थ की उस मोटाई का इन्वर्स जब तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 37% रह जाए या 0.37 गुना रह जाए, अपन नहीं कह सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रेखीय अवशोषण गुणांक म्यू, ठीक है, उस पट्टिका की मोटाई के व्युत्क्रम के बराबर होता है जब जिसके पश्चात गामा किरणों की जो तीव्रता है, ठीक है, वो प्रारंभिक की 37% रह जाए या फिर 0.37 टाइम्स ऑफ आई नोट रह जाए, तो उसको अपन क्या कह देंगे, रेखीय अवशोषण गुणांक कह देंगे। ठीक है, फिर इसमें एक आता है द्रव्यमान अवशोषण गुणांक, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसको म्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर, अच्छा हाँ, एक और बात यहाँ देखें, अगर अब आप खुद देखो यहाँ पर कि जो अपने पास म्यू का वैल्यू आया 1/x, तो एक्सेसिस का जो यूनिट होगा वो मीटर इनवर्स हो जाएगा, अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अपन देखें तो म्यू एम क्या होता है, म्यू एम बेसिकली एक रेशियो को डिफाइन करता है। किस किस का रेशियो है ये, एक तो अपने पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, लीनियर एब्जॉर्प्शन, जो रेखीय अवशोषण गुणांक, और जो पदार्थ का घनत्व है, इनका जो अनुपात होता है उसी को अपन क्या कहेंगे, द्रव्यमान अवशोषण गुणांक कहते हैं। ठीक है, मगर जैसे इसको अपन म्यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, रेखीय अवशोषण गुणांक बटा पदार्थ का घनत्व है। अब जो रेखीय अवशोषण गुणांक है वो अपने पास म्यू है, पदार्थ का घनत्व अपन मान लेते हैं रो। अगर यहाँ पे इस म्यू एम का अगर अपन यूनिट निकालें तो देखो इसका यूनिट की अगर अपन बात करें म्यू एम का, तो जैसे म्यू का यूनिट कितना हो गया, मीटर इनवर्स। ठीक है, रो क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो यह आ गया मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम इंटू मीटर, ये आ जाएगा अपने पास मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो अपने पास द्रव्यमान अवशोषण गुणांक होता है उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो अपन ये नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद में एक अपने पास आता है अर्ध मोटाई, हाफ थिकनेस। ठीक है, हाफ थिकनेस, इसमें अगर अपन बात करें तो हाफ थिकनेस का मतलब वो हो गया कि पदार्थ की जो पट्टिका है उसकी वो मोटाई जहां तक आते आते जो इंटेंसिटी है वो अपने प्रारंभिक की आधी हो जाए। ठीक है, जैसे अपने पास फॉर्मूला I इक्वस टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स है। ठीक है, तो पदार्थ की पट्टिका की वह मोटाई जहां पर इंटेंसिटी अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है उसको अपन क्या कहेंगे, अर्ध मोटाई कहेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एट एक्स इक्वस टू एक्स हाफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर, आई इक्वस टू कितना हो जाए अपने पास, आई नॉट बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स हाफ का वैल्यू फाइंड आउट करें अपन, तो कितना क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई 2 इज इक्वस टू आई नॉट माइनस का म्यू इंटू एक्स हाफ, ये अपने पास रहेगा। ये आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट, तो ई माइनस का म्यू एक्स हाफ इक्वस टू 1/2, इसको इन्वर्स कर दो, इन्वर्स करेंगे तो ई की पावर म्यू एक्स हाफ इज इक्वस टू 2
ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सपोनेंशियल हटाएं तो म्यू x हाफ इज इक्वल्स टू ln2, या फिर यहाँ से x हाफ अपने पास आ जाएगा ln2 अपॉन म्यू, और ln2 का वैल्यू होता है 0.693 अपॉन म्यू। ये अपने पास क्या आ जाएगी, हाफ लाइफ आ जाएगी अपने पास इसकी, सॉरी हाफ थिकनेस आ जाएगी अपने पास, ठीक है। हाँ, जैसे अपने पास ही उसमें होता है ना रेडियो एक्टिविटी के अंदर होता है हाफ लाइफ वाला, वही कंसेप्ट यहाँ पे अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट। इसमें एक और होता है विकिरण लंबाई, ठीक है। जैसे ये 3rd नंबर था अपने पास, 4th नंबर आता है विकिरण लंबाई। रेडिएशन लेंथ, ठीक है। तो विकिरण लंबाई की बात करें तो इसमें वह वैल्यू होती है जब इंटेंसिटी इनिशियल की 1/e टाइम्स रह जाती है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो जब म्यू का वैल्यू 1/x के बराबर होता है, ठीक है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, रेडिएशन लेंथ कहेंगे। रेडिएशन लेंथ या फिर विकिरण लंबाई कहते हैं। मगर मतलब विकिरण लंबाई उस पट्टिका की रेखीय अवशोषण गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है जिसके पश्चात गामा किरणों की तीव्रता घटकर प्रारंभ की 1/e गुना या 37% रह जाती है, ठीक है। सेम पहले वाली बात ही आ रही है अपने पास, ये अपने पास हो गया। अब इसमें एक और आता है कि किस किस के साथ में जब ये अन्योन्य क्रिया करता है पदार्थ के साथ में तो कौन कौन से केस बनते हैं उसको अपन देखेंगे, ठीक है। अपने पास है पदार्थ के साथ गामा किरणों की अन्योन्य क्रियाएं। ठीक है, इसके अपन इंटरेक्शन की बात करें तो कैसे क्या रहता है उसको समझो। तो जब गामा किरण किसी पदार्थ में एंटर करती है, उसके साथ क्रिया करती है, तो 3 टाइप की इंटरेक्शंस होती है। पहला क्या होता है, एक तो गामा किरणें पूर्ण कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, पूर्णतया अवशोषित हो जाती है। दूसरा होता है कि जब गामा किरणें एंटर करती है तो पार्शियली एब्जॉर्ब्ड होती है, मतलब कुछ कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ प्रकीर्णित हो जाता है, ठीक है। और थर्ड होता है वो किसी नए पार्टिकल्स का जनरेशन करती है। तो अपन फर्स्ट बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो कोई एटम है अपने पास, इस तरह से है, ये इसके बाहर का कक्ष है, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी बाहर वाला है ये वाला, ठीक है। तो जब कोई गामा रे आती है तो उसमें एक कंडीशन होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति, कि एक दहली आवृत्ति से उच्च आवृत्ति की यदि कोई गामा तरंग आ रही है, गामा रे आ रही है, तो अपन क्या कह देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उस गामा रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये इसको बेसिकली आयनित करता है, आयनाइजेशन करता है एटम का, ठीक है। तो इसमें गामा रे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है, पूर्णतया अवशोषित हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो फर्स्ट टाइप है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। सेकंड टाइप अपने पास आता है कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें बेसिकली क्या है कि मान लो कोई पदार्थ का कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। ये कोई गामा रे आया, गामा रे कह दो चाहे फोटोन कह दो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे भी आप ये कह सकते हो कि एक तरह से ये फोटोन ही है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, टक्कर के बाद में जो आपकी गामा रे है वो भी निकलेगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है जो पहले रेस्ट में था अब वो मूव करने लग जाएगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग एंगल्स के ऊपर मूव करेंगे, जैसे ये मान लो थीटा, ये अपन मान लेते हैं फाई, ठीक है। तो ये जो फोटोन गामा रे जा रहा है ये एक तरह से प्रकीर्णित हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी अपन क्या मान लेंगे, न्यू डैश मान लेंगे। अब पहले इलेक्ट्रॉन क्या था, रेस्ट में था, लेकिन अब क्या है कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस गामा रे ने अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब अब एनर्जी ट्रांसफर की है तो इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है उसमें कमी आ जाएगी, एनर्जी में कमी आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो न्यू का वैल्यू होता है वो न्यू डैश से कम होता है। अगर इसको अपन तरंग दैर्ध्य की टर्म में बात करें, जैसे ये लैम्डा मान लो, इसको लैम्डा डैश मान लो, तो लैम्डा जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब जो इंसिडेंट आपतित तरंग दैर्ध्य थी वो प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य से क्या होती है, कम होती है, या फिर जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी, आपतित आवृत्ति थी, वो प्रकीर्णित से ज्यादा होती है। इन दोनों केस को, इसको अपन क्या कहते हैं, फोटो, इसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। इसमें जो गामा रे होती है वो पार्शियली एब्जॉर्ब्ड होती है, पूर्णतः नहीं होती है, ठीक है। कुछ ही पोर्शन उसका एब्जॉर्ब होता है, बाकी का जो बच गया जो पोर्शन है वो प्रकीर्णित हो जाता है। एक और बात, अब इस इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रतिक्षिप्त, ठीक है, ये अपने पास रहता है। थर्ड इसमें आता है पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। ठीक है, तो अब जैसे अगर अपन सिंपल वही बात करेंगे, जैसे ये अपने पास है कोई गामा रे आ रही है, फोटोन है, ठीक है, एक तरह से यहां पे ये ईएम फील्ड होगा अपने पास, इनका चार्ज पार्टिकल्स का, न्यूक्लियस का अपने पास ईएम फील्ड होगा। तो जब कोई गामा रे पदार्थ के साथ टक्कर करता है, ठीक है, इंटरेक्शन करता है, इसमें एक केस होता है कि जो गामा रे की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब गामा रे की जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो उस केस में क्या होता है, जो एक फोटोन होता है, जो अपना गामा रे होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पेयर के अंदर टूट जाता है, मतलब जनरेट कर देता है। आप ऐसे कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर को जनरेट करता है, युग्म का उत्पादन करता है। लेकिन ये जो थर्ड वाला केस है, ये एक ही कंडीशन पे पॉसिबल होता है, जब अपने पास ये जो फोटोन आ रहा है, इसकी जो एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। मतलब अगर गामा रे की एनर्जी काफ़ी कम है, बहुत ही कम है, जैसे अपने पास सन से जो गामा रे आ रही है, ठीक है, सनलाइट आ रही है, उसके ऊपर अगर सौर प्लेट पर डालें तो उसकी एनर्जी काफ़ी कम होती है और सौर प्लेट में वो काम कर जाती है। तो उस केस में जो प्रभाव होगा वो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। फिर नेक्स्ट अपने पास क्या होता है, अब मान लो अपने को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे जाना है। ये अच्छा, एक और बात, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए लागू होता है, जो बाहर वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होता है। अगर मान लो अपने को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास जाना है तो अपने को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मान लो थोड़ी सी अपन एनर्जी बढ़ाते हैं गामा रेज की, तो उस समय जो इफेक्ट होगा वो अपने पास कौन सा जाएगा, कॉम्पटन इफेक्ट आ जाएगा। फर्दर अगर अपन और ज़्यादा एनर्जी बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है एनर्जी, तो उस केस में अपने पास क्या आएगा, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन अपने पास आएगा। ये अपने पास होते हैं गामा रेज के इंटरेक्शन पदार्थ के साथ में, ठीक है। ये अपने, ठीक है, ये अपना चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एक्सेलरेटर, त्वरित्र, ठीक है। ओके जी।